नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम स्वर संधि के 5 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं कि किसी शब्द में कौन सी संधि है, ये हम कैसे जानें और उसका संधि विच्छेद कैसे करें। इसकी हम आज आपको ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आपको संधि पहचानने में और उसका संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत न आए। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमने जो संधियां पढ़ाई थी उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें दीर्घ संधि का गुण है, सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि का सूत्र हमने क्या बताया था आपको? अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का सूत्र था आद्गुण है और यण संधि का सूत्र था इको यणचि। अयादि की संधि का सूत्र आपको याद आ रहा होगा, एचो अयवायावः। और वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेचि। अब देखिए, हमने आपको बताया था दीर्घ संधि में दीर्घ। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको यहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। क्या? दीर्घ। इसके नाम से समझिएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ हम कहते हैं बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो अब बड़ा क्या? चूंकि ये स्वर संधियां हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जब स्वर पढ़े होंगे कि ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये जो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो चीजें हैं वो स्वर संधि के दृष्टिकोण से ही ये छोटा और बड़ा पढ़ाया जाता है। अन्यथा वर्णमाला में न कुछ छोटा होता है न कुछ बड़ा होता है। इन सारी बातों को कि ए आ को बहुत सी जगह छोटा ए, बड़ा ए, जिसको हम आ कहते हैं, ऐसे करके बताया जाता है। इसी तरह ई को छोटी ई को बड़ी ई, ऊ को छोटा ऊ को बड़ा ऊ करके पढ़ाया जाता है। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमें संधि के समय ध्यान रहे कि कहां छोटा होना है, कहां बड़ा होना है। तो दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो बड़ा कौन सा? देखिए, आ, ऊ, ई, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर, यानी छोटे को बड़ा होना है। दीर्घ संधि का मतलब छोटे स्वर को बड़ा स्वर होना है। बड़े स्वर हमने बता दिए आपको, आ, ऊ, ई। और ऋरी में दीर्घ स्वर होता है, मगर उसका सामान्यतः वर्णमाला में प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ ऋरी की पहचान लिखने में यह होती है कि जहां पर दीर्घ ऋरी आता है, वहां जब हम लिखते हैं तो देखिए, जो ह्रस्व री होता है उसकी हम एक गोलाई लगाते हैं यहां पर। मगर जब दीर्घ ऋरी हमारा संधि में आता है तो उसको ये गोलाइयां टै की तरह हम 2 बना देते हैं। देखिए, जैसे पितृनम में है और होत्रिकार में है, हमने 2 गोलाइयां ली हैं। तो ये 2 गोलाइयां दीर्घ ऋरी का संकेत होता है। लिरि में दीर्घ नहीं होता है, बस केवल उसका भी संकेत, लिरि का भी जब हम दीर्घ होता है संधि में, तो लिरि भी जो है वो ऋरी में ही परिवर्तित होता है और लिरि का जो दीर्घ है वह भी दीर्घ ऋरी ही होता है। अब देखिए, समझ लीजिए, जैसे अब ए आ, समझ लीजिए कि अगर शब्दों के बीच में, किन्हीं शब्दों के बीच में जो संधि के लिए आपके लिए दिए जा रहे हैं, अगर उन शब्दों के बीच में कहीं पर आ, ई यानी दीर्घ मात्राएं आ रही हैं,
आ की मात्रा कहीं शब्दों के बीच में आ रही है, बड़ी ई की मात्रा जिसे हम दीर्घ ई कहते हैं वो मात्रा कहीं आ रही है, या रीरी का डबल जो गोलाई है वो कहीं शब्दों में आ रही है, तो समझ लीजिए वहां पर दीर्घ संधि होगी। जैसे आप देख लीजिए, जैसे साक्षर है, साक्षर में देखिए बीच में सा में आ की मात्रा यहां आ रही है, तो यहां संधि। और यहां समझने की बात यह है कि जहां भी दीर्घ मात्रा होगी वहीं पर शेष जो शब्द है, जो विच्छेद वाला शब्द है, वह टूटेगा, वहीं से दो शब्द विभाजित होंगे जहां पर दीर्घ मात्रा आ रही है। देख लीजिए साक्षर, साक्षर में देखिए आ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर संधि जो है वो इसी स्थान पर होगी। से और अक्षर ए जमा ए बराबर आ यहां हो गया है, साक्षर हो गया है, यानी दो ह्रस्व आ को मिलकर दीर्घ आ हो गया है, तो ये दीर्घ संधि हो गई। हम पहचान गए कि यहां बीच में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद भी यहीं से होगा। नीचे हिमालय में आ जाइए, हिमालय में आप देख रहे हैं मां के साथ आ की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब यह है कि यह भी दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद भी इसी स्थान से होगा। हिम जमा आलय, हिम जमा आलय यानी ए जमा आ बराबर आ, यानी ह्रस्व आ मिलकर ह्रस्व आ और आ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं आ, तो यह हो गया हिमालय। अब देखिए इसी तरह है रविंद्र। अब देखिए रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा वा के साथ आ रही है, इसका मतलब यहां भी दीर्घ संधि है और इसका जो विच्छेद है वो भी इसी स्थान पर होगा। रवि जमा इंद्र, यानी ई ह्रस्व ई प्लस इंद्र, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, यानी इंद्र में भी ह्रस्व ई है और रवि में भी ह्रस्व ई है, दोनों ह्रस्व में मिलकर दीर्घ ई हो गए हैं, इसीलिए दीर्घ ई की मात्रा यहां लगी है, तो रवि जमा इंद्र रविंद्र। इसी तरह से सतीश है, सतीश में बड़ी ई की मात्रा ता के साथ आ रही है, इसका मतलब यहां भी दीर्घ संधि है और इसमें संधि विच्छेद भी यहीं पर होगा। यहां होगा सती जमा ईस, यानी दीर्घ ई, सती का दीर्घ ई और ईस का भी दीर्घ ई, दोनों दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई ही होंगे, तो इस तरह से यह दीर्घ संधि यहां पर हो जाती है। इसी तरह से लघुत्तर, लघु उत्तर में आप देख रहे हैं घा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहां भी दीर्घ संधि है और इसमें संधि विच्छेद भी इसी स्थान पर होगा, अर्थात लघु जमा उत्तर। लघु का ह्रस्व ऊ और उत्तर का भी ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गए हैं और देखिए यहां दोनों छोटे ऊ को मिलकर बड़ा ऊ हो गया है, इसलिए यहां पर यह शब्द बनता है लघुत्तर। इसी तरह से देखिए भानुदय, भानुदय में भी ना पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी दीर्घ संधि है और इसमें संधि विच्छेद भी यहीं पर होगा। भानु जमा उदय, ऊ जमा ऊ बराबर दीर्घ ऊ जो है यहां हो गया है भानुदय। अब देखिए पितृणम, देखिए त्रि में देखिएगा यहां पर त्रि में दो ऋ नीचे लटके हुए हैं, दो गोलाइयां लगी हुई हैं। एक गोलाई का मतलब होता है ह्रस्व ऋ और दो गोलाई का मतलब होता है दीर्घ ऋ। तो देखिए यहां पर दीर्घ ऋ है, इसका मतलब यहां पर भी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद भी इसी स्थान से होगा। पितृ जमा ऋणम, पितृ का दीर्घ ऋ है और ऋणम का भी दीर्घ ऋ है, सॉरी पितृ का ह्रस्व ऋ है और ऋण का भी ह्रस्व ऋ है, दोनों ह्रस्व ऋ को मिलकर यहां पर दीर्घ ऋ हो गए हैं और ये त्रि के साथ दो गोलाइयों के साथ यहां दीर्घ ऋ जुड़ गया है पितृणम। इसी तरह से होत्रिकार है, होत्रिकार में भी आप देख रहे हैं ता के साथ दो ऋ लगे हैं, दो गोलाइयां लगी हैं, इसका मतलब यहां भी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। होत्री जमा ऋकार, होत्री
ह्रस्व ऋरी है और ऋकार का दीर्घ ऋकार है यहां पर, तो लघु ऋरी और दीर्घ ऋरी दोनों मिलकर दीर्घ ऋरी हो गए हैं, इसलिए यहां भी दीर्घ संधि होती है होत्रिकार। तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि हमें कैसे पहचाननी है और कहां से उसका किस तरह से हमें संधि विच्छेद करना है। दीर्घ संधि ये स्पष्ट हो चुकी है। अब हम गुण पर आते हैं। गुण संधि का हमने बताया था आद गुण है। आद गुण है का मतलब कि अगर ए या आ के बाद ई उ और लिरी अगर आ रहे हैं तो उसको ए और ई मिलकर ए हो जाते हैं, और आ या ए और आ के साथ अगर उ मिले तो दोनों को मिलकर ओ हो जाता है, और अगर ए या आ के साथ ऋरी मिलता है तो उनको मिलकर वो अर हो जाता है, और ए और आ के साथ अगर लिरी मिलता है तो उसको अल हो जाता है। यह गुण संधि में हमने आद गुण सूत्र के अंतर्गत पढ़ा था। अब देख लीजिए, अगर किन्हीं शब्दों के बीच में ए की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है और ऊपर ऋरी चढ़ रहा है, राग ऊपर अगर चढ़ रहा है, तो या तवलकार ने केवल लिरी के संदर्भ में अगर किसी शब्द के बीच में आधा ला आ रहा है तो समझ लीजिए वहां पर गुण संधि है, और जहां पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा या रेफ जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, या ये आधा ला बीच में आ रहा है, इसका मतलब संधि कार्य भी उसी स्थान पर होगा, संधि का विच्छेद भी उसी स्थान पर होगा। हम समझ लेते हैं। सब देखिए, उपेंद्र है, उपेंद्र में पा के साथ ए की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहां गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी यही होगा। उप जमा इंद्र, उप का पा का आ जो है वो इंद्र के ई के साथ मिलकर बन जाता है ए, तो उपेंद्र बनेगा। इसी तरह से तथेति में तथा जमा इति, तो तथा का आ और इति का ई दोनों मिलकर जो है वो ए हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए, नरेश में रा के साथ जो है वो ए की मात्रा लगी है, इसका मतलब ये भी गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी रा के साथ यहीं पर होगा। तो नरेश नर जमा ईश, यहां भी ए और ई मिलकर ए हो गए हैं, तो गुण संधि यहां हो गई है। इसी तरह से देखिएगा, सूर्योदय में ओ की मात्रा जो है वो सूर्य के या के साथ आ रही है, तो ये भी गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी यहीं पर होगा। सूर्य जमा उदय, सूर्य का य, या सूर्य के या में जो आ है वो प्लस उसके साथ उदय का उ मिलकर दोनों मिलकर हो जाते हैं ओ। तो देखिए, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, इस तरह से गुण संधि होती है। इसी तरह से उदाहरण है महोदय, महोदय में हा के साथ हो की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहां भी गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। महा जमा उदय, यहां पर आ के साथ उ मिलने के बाद उसको ओ हो जाता है, तो ये महोदय बन जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं देवर्षि, देवर्षि में रा जो है वो शा के साथ चढ़ रहा है, इसका मतलब यहां इसमें भी गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी इसी स्थान पर होगा। तो इसकी संधि हम करते हैं देव जमा ऋषि, देव का वा का जो आ है वो और ऋषि का ऋधि मिलकर दोनों को मिलकर अर हो जाता है, और जब हम वो मिल जाता है तो अर का जो रा जो हलंत है वो ऊपर रेफ के रूप में आ जाता है। इस तरह से ये देवर्षि बन जाता है। ठीक इसी तरह से महर्षि है, महर्षि में महा जमा ऋषि, आ जमा ऋधि मिलकर दोनों को मिलकर जो है वो अर हो गया है, और उसका अर का जो है वो ऋधि का जो रा हलंत है वो ऊपर आ जाता है रेफ के रूप में। इस तरह से ये महर्षि बन जाता है।
इसी तरह से आप देख रहे हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में भी रा जो है वो ता के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब यहां भी गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद भी यहीं पर होगा। वसंत जमा ऋतु, वसंत के ता का आ मिलकर आ ऋतु के री से मिलकर अर हो गया है और अर का जो र है वो ऊपर आ गया है। इस तरह से ये शब्द बनता है वसंत ऋतु। इसी तरह से देखिए लिरिकार का ये उदाहरण है तवलकार। तवलकार में तब जमा लिरिकार, तब के वा में जो आ है वह जब लिरिकार के लिरि से मिलता है तो दोनों को मिलकर अल हो जाता है। अल का लय यहां पर आधे ला के रूप में यहां आ जाता है। इस तरह से यह शब्द बनता है तवलकार। ये आपको गुण संधि की हमने ट्रिक बता दी है। निश्चित रूप से आप गुण संधि को पहचानने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसका संधि विच्छेद कहां से होता है, कैसे होता है, यह इन उदाहरणों से हमने बता दिया है। अब हम आते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची मतलब इक प्रत्याहार के आगे यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो उसको इक प्रत्याहार के वर्णों को यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। यानी ई को ये, ऊ को वे, रिरी को रे, ई को ये, ऊ को वे, रिरी को रा, लिरी को ला हो जाता है। ये यण संधि के इको यणची सूत्र के अनुसार ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिएगा इस संधि की पहचान यह है कि अगर शब्दों के बीच में आधा ता या आधा द, मतलब आधा ता आ रहा हो और ता के साथ या कहीं मिल रहा हो तो मतलब अक्षरों यण संधि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि शब्दों के साथ कहीं ना कहीं अर्ध व्यंजन जरूर आ रहा होगा। अगर शब्दों के बीच में अर्ध व्यंजन आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर यण संधि है और जहां पर अर्ध स्वर आ रहा है संधि विच्छेद भी वहीं से होगा। उदाहरण देख लीजिए जैसे प्रत्येक। अब प्रत्येक में ता जो है वो आधे रूप में आ रहा है, आधा ता आ रहा है। इसका मतलब यहां पर इसमें यण संधि होगी और इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जमा एक। अब देखिए प्रति में ता पर जो ई की मात्रा लगी है वह जब वह ए से मिलती है तो आपने पढ़ा वहां पर पहले कि यण संधि में ई को यह हो जाता है तो तय का जो ई था प्रति में ती के साथ जो ई था जब वो ए से मिल गया तो ई को यह हो गया और उस यह को साथ जब ए मिलता है तो वो ये हो जाता है। इस तरह से प्रति एक बन जाता है। इसी तरह से देखिए अत्याचार में आधा तय यहां पर है। इसका मतलब इसमें भी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। यहां पर होगा अति जमा आचार। अति के ई को यहां पर या हो गया है और इस या के साथ जब आचार का आ मिल गया है तो ये या हो गया है। इस तरह से ये अत्याचार बनता है। इसी तरह से शब्द है यद्यपि। यद्यपि में भी आप देख रहे हैं द और ये यहां पर अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन का प्रयोग यहां पर हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। यद्यपि में यदि जमा अपि होता है। अब यदि का ई और अपी का ए मिलकर जब मिल जाते हैं तो यदि के ई को यह हो जाता है और उसमें अपी का जब ए मिल जाता है तो ये द्य बन जाता है। इस तरह से ये यद्यपि शब्द बनता है। अब देखिए यहां पर इत्यादि में देख लीजिए। इत्यादि में ता अर्धवर्ण है, इसके साथ आगे या आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी यण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है वो भी इसी स्थान पर होगा। इसका संधि विच्छेद होगा इति जमा आदि। इति का ई और आदि का आ जब मिल रहे हैं तो इति के ई को यहां पर या हो जाता है और इस या के साथ आदि का आ जब मिलता है तो या हो जाता है। इस तरह से ये इत्यादि शब्द बन जाता है। इसी तरह से देखिए ये स्वागत शब्द है। स्वागत शब्द में आधा सा शुरू में आ रहा है। इसका मतलब
इसमें भी यण संधि है और इसमें भी जो संधि विच्छेद है वो इसी स्थान पर होगा। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु जमा आगत। सु के उ को जब आगत के आ से हम मिलाते हैं तो उ को वा हो जाता है और उस वा में जब आगत का आ मिलता है तो वो वा हो जाता है। इस तरह से ये सु जमा आगत बराबर स्वागत यण संधि का रूप बन जाता है। इसी तरह से देखिए मध्वरी में धा आधा आ रहा है, इसका मतलब यहां भी यण संधि है और इसमें भी संधि विच्छेद इसी स्थान पर होगा। इसका संधि विच्छेद होता है मधु जमा अरि। मधु में जो उ है उस उ को जब हम अरि के ऐसे मिलाते हैं तो उ को वा हो जाता है और उस हलंत वा में जब अरि का ए मिल जाता है तो वो वा हो जाता है। इस तरह से ये मध्वरी शब्द बन जाता है। इसी तरह से मात्राज्ञा शब्द है। मात्राज्ञा में आप यहां देख रहे हैं त्रय की संरचना हमने यण संधि के अंतर्गत भी आपको समझाई थी। त्रय में तय आधा है, रे पूरा है, तो इसका मतलब यहां भी यण संधि है और यहीं पर ही संधि विच्छेद होगा। मातृ आज्ञा का संधि विच्छेद होगा मातृ जमा आज्ञा। तो मातृ का जो ऋरी है आज्ञा के आ के साथ जब मिलता है तो ऋरी को अर हो जाता है और जब ऋरी को रा हो जाता है और जब उस हलंत रा के साथ आज्ञा का आ मिलता है तो वह त्रा बन जाता है। इस तरह से यह शब्द बनता है मात्राज्ञा। इसी तरह से शब्द है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में भी तय आधा है, रे पूरा है, इसलिए यहां भी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद भी इसी स्थान पर होगा। इसका संधि विच्छेद होगा पितृ जमा आज्ञा। पितृ का ऋरी जब आज्ञा के आ के साथ मिलता है तो ऋरी को रा हो जाता है और जब वह रे आज्ञा के आ के साथ मिलता है तो वो रा हो जाता है और रा जब आधे ता के साथ मिलता है तो वो त्र बन जाता है। इस तरह से ये शब्द बनता है पित्राज्ञा। ठीक इसी तरह से पित्राकृति बनता है पितृ जमा आकृति। पितृ का ऋरी और आकृति का आ जब मिलता है तो ऋरी को रा हो जाता है और आकृति का आ उसमें मिलकर रा हो जाता है और जब यह रा आधे ता के साथ मिलता है तो वो त्रा हो जाता है। इस तरह से यह शब्द बन जाता है पित्राकृति। यण संधि की पहचान और यण संधि का संधि विच्छेद करना निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अब हम अयादि संधि की ट्रिक पर आते हैं। अयादि संधि का हमने आपको सूत्र बताया था एचो अयवायावह। एचो अयवायावह का मतलब यह है कि एच प्रत्याहार के वर्णों के आगे अगर दूसरे स्वर आए तो ए को अय हो जाता है, ए को अय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है और औ को आब हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे। पहले समझ लीजिए, अगर किन्हीं शब्दों के मध्य में अगर ये और वह अगर आ रहे हैं, शब्दों के मध्य में अगर ये और वह आ रहे हैं और उसके आगे या पीछे अर्ध व्यंजन अगर नहीं है तो समझ लीजिए वहां पर अयादि संधि है। समझ लीजिए, या शब्दों के बीच में अगर या आ रहा है या वा आ रहा है तो समझ लीजिए वहां पर अयादि संधि होगी। देख लीजिए, जैसे नयनम है, चयनम है, नायक है, दायक है, पवन है, भवन है, पवित्र, पावक, नाविक, सब में या तो या आ रहा है या वा आ रहा है। उदाहरण देख लीजिए, नयनम, नयनम ने जमा अनम। ने के ए को जो है वो अय हो जाता है और अय के य में जब अनम का ए मिल जाता है तो वो पूर्ण य हो जाता है। इस तरह से ने जमा अनम नयनम बन जाता है। अब देखिए, चयनम में य यहां पर आ रहा है, इसका मतलब यहां भी अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद भी इसी स्थान पर होगा। इसका संधि होगा, संधि विच्छेद होगा चे जमा अनम। चे का जो ए है जब वह अनम के आ के साथ मिलता है तो च के ए को जो है वो आय हो जाता है और इस आय के य के साथ जब अनम का ए मिलता है तो वो या पूरा हो जाता है। इस तरह से ये शब्द बन जाता है चयनम। अब देखिए, नायक में आ जाइए। नायक में या देखिए यहां पर है, इसका मतलब यहां भी यण संधि अयादि संधि है और इस अयादि संधि में
संधि विच्छेद भी यहीं पर होगा। नायक, यहां इसका संधि विच्छेद होगा नई जमा अक, नई जमा अक। नई, जब नई का आई जो है जब अक के साथ मिलेगा तो नई का आई आ के साथ मिलकर नई के आई को आय हो जाएगा, और उस आय का यह जो हलंत है जब अक के ए के साथ मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। इस तरह से यह शब्द बनेगा नायक। ठीक इसी तरह से दायक शब्द है, दायक में या यहां पर आ रहा है, इसका मतलब यह भी यण अयादि संधि है और यहीं पर संधि विच्छेद होना है, तो यहां पर संधि विच्छेद होगा इसका दई जमा अक। दई का आई जो है जब अक के ए के साथ मिलेगा तो आई को आय हो जाएगा, और उस आय के य में जब अक का ए मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। इस तरह से यह शब्द बनेगा दायक। अब देखिए पवन में, देखिए पवन में भी द्वा आ रहा है बीच में, इसका मतलब यहां भी अयादि संधि है और संधि विच्छेद भी यहीं पर होना है। पवन का संधि विच्छेद होगा पो जमा अन। पो के ओ के साथ जब अन का आ मिलता है तो पवन के पो के ओ में जब इसका परिवर्तन होता है तो पवन का ओ अब में बदल जाता है, उसको परिवर्तन अब में हो जाता है, और जब ओ जो है वो अव में परिवर्तित हो जाएगा तो अब का जो वा है उसके साथ जब अन का आ मिलेगा तो वो वा पूरा हो जाता है। इस तरह से पो जमा अन बराबर पवन हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा भवन, देखिएगा भवन में यहां वा आ रहा है, यहां भी अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद इसी स्थान से होगा। इसका संधि विच्छेद होगा भो जमा अन। भो का जो ओ है जब वह अन के आ के साथ मिलेगा तो उस ओ को अब हो जाएगा, उस अब में जब अन का ए मिलेगा तो वा पूरा हो जाता है। इस तरह से यह भवन शब्द बन जाता है। ठीक इसी तरह से पवित्र बनता है। पवित्र शब्द में भी वा यहां आ रहा है, इसका मतलब यहीं से संधि विच्छेद होगा। यहीं इसमें अयादि संधि है, इसमें भी इसका संधि विच्छेद होगा पो जमा इत्र। पो जमा इत्र में पो के ओ को जब ई के साथ हम मिलाते हैं तो ओ जो है वो अब में परिवर्तित होता है, और अब के वाक जो हलंत है उसके साथ इक का, इत्र का ई जब मिल जाता है तो वह वी हो जाता है। तो इस तरह से ये पो जमा इत्र मिलकर जो है वो पवित्र हो जाता है। इसी तरह से देखिए हम आगे चलते हैं तो ये पावक शब्द है, पावक में वा आ रहा है, इसका मतलब यहां भी अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद भी इस वा के पास से ही होगा। इसका संधि विच्छेद होगा पाओ जमा अक। पाओ में जो औ है जब उसका हम मिलान जो है वो अक के आ से करते हैं तो ओ जो है वो आव में बदल जाता है, आव में परिवर्तित हो जाता है, तो उस आव में वा हल होता है, और अक का जो है वो आ जब उसमें मिल जाता है तो वा पूरा हो जाता है। इस तरह से पाओ जमा अक बराबर पावक बन जाता है। ठीक इसी तरह से नाविक है। नाविक का जो संधि विच्छेद है वो नौ जमा इक होता है। नौ का जो औ है उसको जब इक से मिलाते हैं तो इस नौ औ को जो है वो आब हो जाता है, और उस आब के जो वा है उसका जो हलंत रूप है जब वह इक के साथ मिलता, इक के ई के साथ मिलता है तो वो वी हो जाता है। इस तरह से यह शब्द बनता है नाविक। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के बीच में या अथवा वा कहीं आ रहा है तो उस समझ लीजिए वह अयादि संधि है, और उसमें संधि विच्छेद भी उस या के या वा के पास ही होगा। यह अयादि संधि आप समझ गए हैं। अब हम वृद्धि संधि पर आते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची में हमने बताया था कि अगर ए या आ के बाद अगर एच आ रहे हैं, एच का मतलब होता है ए आई ओ औ, तो उन ये एच जो है वो ए आ के साथ मिलकर उनको वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से समझ लीजिए वृद्धि कहते हैं बढ़ा हुआ। बढ़ा हुआ क्या, स्वरों में क्या बढ़ा है? देखिए हमने जब हम ए की मात्रा हम पढ़ते हैं तो ए की मात्रा में
आप देखेंगे शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आती है तो वो एक ही मात्रा होती है। तो जब ये मात्रा वृद्धि होने के बाद होने पर ये मात्रा 2 हो जाती है तो वो मात्रा आई की हो जाती है। आपने देखा होगा ए की ए मात्रा होती है और आई की 2 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से ओ की 1 मात्रा होती है और औ की 2 मात्रा होती हैं। यानी एक मात्रा से जब 2 मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जब एक मात्रा की वृद्धि जो है वो 2 मात्रा में हो जाती है तो समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि होती है। और जिन शब्दों के बीच में, ये वृद्धि संधि की पहचान है कि जिन शब्दों के बीच में आई की मात्रा आ रही है या औ की मात्रा आ रही है तो समझ लीजिए उन शब्दों में निश्चित रूप से वृद्धि संधि है। और उसका संधि विच्छेद भी जिस वर्ण के ऊपर ये जो वृद्धि वाली मात्रा लगी है वहीं से उसका संधि विच्छेद भी होगा। यह इस संधि की पहचान है। अब देखिए हम इसको उदाहरण से समझ लीजिएगा। देखिए ये शब्द है एक एक में आप देख रहे हैं का के ऊपर 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहां आई की मात्रा है। इसका मतलब ये वृद्धि संधि का उदाहरण है और इसमें संधि का विच्छेद भी यहीं से होगा। तो संधि का विच्छेद यहां पर होगा 1 + 1 = 1 एक का जो क है उसमें जो ए मिला है, जब वह एक के ए के साथ मिलता है तो इस एक का जो ए है उसको वृद्धि हो जाती है। यानी उसको जो ए है वो आई में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक मात्रा जो है वो 2 मात्रा में बदल जाती है, आई ए की मात्रा आई में बदल जाती है। इस तरह से ये एक हो गया है। इसी तरह से देखिए सदैव है, सदैव में भी दै के ऊपर 2 मात्राएं आ रही हैं, इसका मतलब यहां भी आई की मात्रा है। इसका मतलब ये भी वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद भी दा के पास से ही होगा। संधि विच्छेद देखिए यहां पर होगा इसका सदा जमा एव सदैव। सदा के आ के साथ जब एव का ए मिलता है तो इसको वृद्धि हो जाती है और वृद्धि ए की वृद्धि जो है वो आई में हो जाती है और आई की मात्रा आप यहां देख रहे हैं। इस तरह से सदा जमा एव बराबर सदैव, इस तरह से यहां वृद्धि संधि हो गई है। इसी तरह से बिल्कुल ठीक इसी तरह से तथैव है, तथा जमा एव, तथा के आ के साथ ए जब मिल रहा है तो इन दोनों को मिलकर जो है वो आई वृद्धि हो रही है और ये शब्द तथैव बन रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं परमेश्वर्य में मैं के साथ जो है वो आई की मात्रा लग रही है, इसका मतलब यहां भी वृद्धि संधि है और यहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद होगा परम जमा ऐश्वर्य। परम के आ के साथ ऐश्वर्य का आई जो है वो मिल रहा है और ए जमा आई बराबर दोनों को मिलने के बाद यहां पर वृद्धि हो रही है और वृद्धि 2 मात्रा के रूप में, यानी ऐश्वर्य में वो ऐश्वर्य का जो आई है वो आई ही यहां रहेगा और ये शब्द बन जाए और वो आई की मात्रा जो है मैं के ऊपर आ जाती है। तो देखिए यहां पर ये परमेश्वर्य शब्द बन जाता है। अब देखिए ओ में आते हैं हम, महोजस्वी में आप देख रहे हैं कि यहां पर औ की मात्रा जो है वो हा के साथ लगी है, औ की मात्रा हा के साथ लगी है, इसका मतलब यह भी वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद भी इसी स्थान से होगा। इसका संधि विच्छेद होगा महा जमा ओजस्वी। महा में हा का जो आ है उसके साथ ओजस्वी का जब ओ मिलता है तो आ और ओ मिलने पर इस ओ को जो है यहां पर वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब ओ को जो है वो 2 मात्रा यानी औ हो रहा है और औ की मात्रा देखिए यहां आप देख रहे हैं। इस तरह से महाजमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी शब्द यहां पर बन रहा है। ठीक इसी तरह से दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ का संधि विच्छेद होगा दंत जमा ओष्ठ। दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब ओठ। दांत और ओष्ठ, ओष्ठ में ओ है और दंत में ता में आ है तो आ प्लस ओ बराबर जब करते हैं हम तो इनको जो वृद्धि हो जाती है, वृद्धि किसमें होती है, ओ को वृद्धि होती है औ में और औ की मात्रा आप यहां देख रहे हैं। तो दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। इस तरह से यहां वृद्धि संधि यहां हो रही है। ठीक इसी तरह से महोषध शब्द है। महोषध शब्द में भी महा जमा औषध, औषध में महा में हाग में आ है और औषध का औ है। आ जमा औ बराबर दोनों वृद्धि होकर औ हो रहे हैं। इस तरह से ये महोषध शब्द जो है वो बन रहा है। इस तरह से 5 संधियों के बारे में आप
अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसकी ट्रिक भी आपको मालूम हो चुकी है कि इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, और इनकी पहचान भी आपको अच्छी तरह से आ गई होगी कि कहाँ पर कौन सी संधि होती है। फिर भी अगर आपको कोई शंका हो तो हमें कमेंट करके हमें बताइएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, और इसको वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दूसरे अपने साथियों को, सहयोगियों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हम आगे जब हैं तो ये हम इससे आगे जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है वो पढ़ाएंगे, मगर हम उसको बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमें पैट का जो एग्ज़ाम है उसके जो संधियां हैं हमें पूर्ण करनी हैं। तो देखिए, हम अब एक वीडियो नहीं उससे ज़्यादा डालेंगे, और ये आपको बहुत जल्दी हम इसको पूरा करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, तैयार रहिए बड़ी क्लास के लिए। थैंक यू, नमस्कार।